Welcome back to CY competition classes. Today we will discuss about the most important topic, ionization energy. This topic is most important all competitive exams like UPPGT chemistry, GIC lecturer chemistry, GDC chemistry and IIT JEE, NEET and other competitive exams. Ionization energy is the most important topics. Every year one or two questions asked in the every exams. Ionization energy. Firstly, we know the definition of ionization energy. The amount of energy required to remove an electron from the valence shell electron of an isolated neutral gaseous atoms. इसमें जनरली कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से क्या होगा, टाइटली बाउंड होगा, अटैच होगा. ये आपका न्यूक्लियस है, इसकी बाहरी सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है जिसे आप बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी. तो इस आउटर मोस्ट शेल बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आपको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी देनी पड़ेगी वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी. आपको इसमें बताया गया है कि आपका जो होना चाहिए सिस्टम वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कोई अकेला सिस्टम होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस एटम्स होना चाहिए. एक कंडीशन है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए. तो आप इसमें देखेंगे कि अगर कोई भी एटम्स है वो उसकी साइज बहुत स्मॉल है तो न्यूक्लियस से क्या होगा, एकदम पास होगा, यानी बहुत टाइटली बाउंड होगा. तो अगर बहुत छोटी साइज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. अगर साइज़ लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड नहीं होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. तो जो डिफिनीसन है आयनाइजेशन एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम्स. कोई आइसोलेटेड अकेला, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला कोई एटम्स है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए. गैसियस एटम्स के बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल्स Na सोडियम गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर आप निकाल रहे हैं तो उसकी वो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी. अब Na प्लस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी क्या होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. नेक्स्ट देखेंगे, द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज इन द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल an electron is to the removed from a opposite ion which has attraction for nucleus and thus makes removal of electron a difficult task. जो आप जब पहला इलेक्ट्रॉन है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी जैसे Na से Na प्लस बनाएंगे तो फर्स्ट आना. अब Na प्लस से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी क्या होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. Na2 प्लस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी क्या होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. तो जो भी आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलवेज ज़्यादा होती है सेकेंड की ऑलवेज ज़्यादा होती है फर्स्ट से. तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट होगा. तो अगर कहीं ये आर्डर पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और थर्ड में कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप याद रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी. अब हम देखेंगे यूनिट्स. तो जो भी हमारा यूनिट्स होता है आपके आयनाइजेशन एनर्जी का, वो किलो जूल पर मोल होता है. दूसरा क्या है, किलो कैलोरी पर मोल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स भी होता है. ये तीनों यूनिट आपकी क्या हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की हैं. एनर्जी है तो उसको जूल में भी व्यक्त करेंगे, कैलोरी में भी व्यक्त करेंगे, वोल्ट में भी व्यक्त करेंगे. तो ये तीनों आपकी यूनिट्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी की. अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 23.06 किलो कैलोरी मोल और 96.45 किलो जूल मोल, 1.602 10⁻⁻19 जूल पर एटम्स. तो अगर कहीं पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने कैलोरी मोल होगा, तो 23.06 कितना किलो जूल मोल होगा, 96.45 कितना जूल एटम्स होगा, 1.602 10⁻⁻10. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल,
आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इन जूल्स मिलेंगे और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स यानी एटॉमिक रेडियस। अगर एटम्स की साइज क्या है, बड़ी है, यानी साइज अगर एटम्स की क्या है, बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली बाउंड नहीं होगा तो वहाँ पे उतनी एनर्जी की एक्वायर्ड नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो साइज अगर बड़ी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर साइज बहुत छोटी है एटम्स की तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे साइज का। अगला देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में आपका फैक्टर्स है न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप देखते हैं कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगला देखेंगे फैक्टर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम देखते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अगर मॉलिक्यूल्स कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो वहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते कौन कौन से हैं, तो हाफ फिल्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो स्टेबल माना जाएगा, अथवा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो भी स्टेबल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल्स P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया, ये सब आपके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहलाएंगे। ये आपको जहाँ भी मिलेंगे ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मोर आयनाइजेशन एनर्जी शो करेंगे, वहाँ पे आप साइज का फैक्टर्स नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अगर P6, D10, F14 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहा है आपको तो वहाँ पे आप साइज का फैक्टर्स नहीं लगाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आपको कंपेयर करना होगा तो नाइट्रोजन के पास क्या है, 2p3 है, ऑक्सीजन के पास 2p4 है। साइज के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास 2p3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसीलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है देन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन्स ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जबकि ऑक्सीजन के पास 2p4 है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके कंपेयर में इसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगला फैक्टर देखेंगे आपके पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसमें अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट का आर्डर जो होता है वो एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा होता है, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, फिर एफ ब्लॉक में। जो एस ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है, तो यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर एस, पी, डी, एफ चारों सबसेल सेम दिए हैं तो वहाँ पे एस में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्या है, काफ़ी क्लोज होता है। अब हम देखेंगे वेरिएशंस, यानी क्या क्या चेंजिंग होते हैं, वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन ए पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये आपका जनरल ट्रेंड होता है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो कर रहा है, इसी अकॉर्डिंग बेरिलियम भी क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन शो कर रहा है, बेरिलियम फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो कर, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ जाता है। अभी हम नीचे उसका डिस्कशन करेंगे। अब दूसरा वेरिएशन है डाउन द ग्रुप।
जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके मॉलिक्यूल्स में जो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम्स। तो हाइड्रोजन और हीलियम में अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1 है, और हीलियम के पास क्या है, 1s2 है। तो आप क्या कहते हैं, जनरली बताया जाता है कि जो लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। तो इधर से इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो हाइड्रोजन से हीलियम अगर आप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हीलियम की होगी। और इधर से लेफ्ट टू राइट अगर आ रहे हैं तो क्या आता है, सीजियम आता है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल सोज हीलियम। तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है पीरियोडिक टेबल में वो किसका है, हीलियम का है, 1s2 का। तो हाइड्रोजन और हीलियम में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अब हम जो एग्जाम्पल्स आगे डिस्कस किए थे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन्स। तो एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1। तो यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नियॉन क्या है, नोबेल गैसेज है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। अब जो भी मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के पास क्या है, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, 2p3 है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ऑक्सीजन बाद में आ जाएगा। अब बेरिलियम में देखेंगे 2s2 ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और बोरान क्या हो जाएगा, इसके पीछे हो जाएगा। तो अब जब आप सेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, नियॉन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, बेरिलियम और बोरान में बेरिलियम का, बोरान का, लिथियम का। तो ये जो आपका हुआ ये ऑर्डर हुआ आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर्स, क्लोरीन, आर्गन। तो आर्गन तो नोबेल गैसेज है, सबसे ज़्यादा उसका होगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद फास्फोरस में आप देखेंगे तो इसके पास क्या है, 3p3 का ऑर्बिटल्स है, यानी फास्फोरस के पास 3p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, इसीलिए सल्फर से इसका क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, और सल्फर बाद में चला आ रहा है। इस अकॉर्डिंग आपका मैग्नीशियम अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम के पास क्या है, 3s2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो कि फुल फील्ड है, तो मैग्नीशियम का भी एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप सबसे पहले सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सारे एटम्स का, और उसके बाद उसका देखेंगे कि किसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, किसके पास फुल फील्ड है, किसका नोबेल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट है, सारे आप रूल्स लगाएंगे, उस आधार पे आप अरेंज करेंगे। जो साइज वाला फैक्टर से सारे जगह अरेंज नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे ग्रुप में हम देखते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो आपने बताया कि इधर से लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम आ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी सीजियम। तो सबसे अगर लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो किसका होगा, सीजियम का। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इन सीजियम एंड मोस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।